जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, जिसमें हमारे जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें भी कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो भी आपको आज की क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, बिना किसी देरी के अपने 50 पूरे क्वेश्चनों को करेंगे और देखते हैं आज हमारे लिए सबसे पहले क्या है जो हमें मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए है कि मैं अपने घर की उम्मीद का इकलौता सितारा हूँ। मैं अपने घर की उम्मीद का इकलौता सितारा हूँ और मैं टूट नहीं सकता क्योंकि मेरा चमकना बहुत ज़रूरी है। तो ये सच है दोस्त, हर किसी के आगे हम जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्मी की या फिर फोर्स की तैयारी करने वाले बंदे हैं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल लागू होता है कि हम टूट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या होगा। तो जूडो के खेल में डैन का जो अर्थ है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको जो सही जवाब लगाना है वो लगा देना डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला क्या है। तो क्या यहाँ पे दिया गया है किताब उल हिंद की रचना किसने की। किताब उल हिंद की रचना जो है वो किसने की, तो हम यहाँ पे तुरंत बताएंगे ये की थी अल-बरूनी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और अबुल फजल जो है इसने क्या लिखा था, इसने लिखा था अकबरनामा। इसने क्या लिखा था दोस्त, अकबरनामा लिखा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैगस्थनीज दे रखा है, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि पूछी जाती है। तो आप याद रखना क्या, इंडिका याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो ज़्यादा समय नहीं देंगे, 50 क्वेश्चन हैं, फटाफट 30 मिनट के अंदर हम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। देखो आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल मिलेंगे, उसके बाद क्लास का लेवल अपडेट होता जाएगा। तो आप सभी 50 क्वेश्चनों को देखिएगा और उसमें से बताइएगा कि आपने कितना सही आंसर किया है। तो यहाँ पे देखो आपका जो त्योहारों का रंग है सभी को पता है, मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, कि होली को बोलते हैं, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही जवाब है वो होना चाहिए नेफोस्कोप, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, बताओ सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। भूकंप जो तरंगें हो, भूकंप की जो तरंग होती है उसे रिकॉर्ड करता है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी दूरबीन दे रखा है, दूरबीन से हम कहीं भी दूर तक का देख सकते हैं, लेकिन एक आप याद रखना कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा किसने किया था, क्या गैलीलियो ने किया था क्या, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये शायद आपका प्रीवियस पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सदाबहार वर्षावन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भाई कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो कॉफ़ी के लिए जो है वो भी ब्राज़ील को जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अभी तक जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, एक बार आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक वाला बटन यार जरूर दबा दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें साथ में। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम, देखो ये आपके एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब डाउन्स होना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। और देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पेरी लिखा हुआ है, जो ये पेरी है ये भी घास के मैदान है, लेकिन ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये कनाडा के मध्य पड़ते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में आपके सवाना के पाए जाते हैं। भाई सवाना घास मैदान जो हैं ये आपके भारत में भी पाए जाते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। और देखो अगर क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही यार सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लेकिन मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भैया आपने यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर या ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, भाई ये तो प्राथमिक है,
भाई ये तो प्राथमिक है, क्योंकि कृषि अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कृषि जो आपकी है वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किस मक्का का यहाँ पे निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है, किसे, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। देखो निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। तो देखो पहले तो एक बात याद रखना कि एक आपकी मक्का ऐसी फसल है, आपकी एक मक्का ऐसी फसल है, पूछा जा सकता है कि ये आपकी 12 मास होती है, मतलब कि 12 महीना होती है, ठीक है। इसका मतलब यह सीजन से मतलब नहीं है। अब और साथ में आपको बता दूं, इससे जो आपकी ये रबी की फसल और ख़रीफ की फसल पूछी जाती है, तो वैसे तो ये ख़रीफ की फसल है आपकी, लेकिन अब ये 12 महीने होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर खरीफ या रबी की पूछेगा तो खरीफ बता देना, और वैसे ये 12 महीने फसल जो पूछेगा तो आप मक्का को लगा देना। और मक्का का जो जन्म स्थान है वो कहाँ माना जाता है, तो आप याद रखना ये आपका मैक्सिको हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो तुरंत बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। देखो आज आपको कुछ क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे, लेकिन क्लास का लेवल जैसे ही बढ़ता जाएगा आपको लगने लगेगा कि हाँ भैया यहाँ पे क्वेश्चन सही अब आपने हार्ड क्वेश्चन कराए हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है सन 1883 में किस देश ने जल विद्युत की स्थापना की थी। तो भैया इसका जो सही जवाब है वो आप याद रखना, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। सन 1883 में किस देश ने जल विद्युत की स्थापना की थी, तो याद रखना फ्रांस, जो कि आपका सही जवाब, और ये आपको पता भी होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है। तो कोलेरू जो झील है वो भारत के किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे तुरंत बताएंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लगा देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ती है ना। और यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश दे नहीं रखा है। और देखो आंध्र प्रदेश जो आपका है ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है, जो कि 1953 में बना था। ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ कि आपसे हो सकता है कि जैसे कि उत्तराखंड है, यहाँ की झीलें जो हैं उनकी एक ट्रिक है जो आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके नाम के पीछे ज़्यादातर ताल लगेगा। क्या, ताल लगेगा। जितनी भी झीलें हैं अगर ताल लगा है, जैसे कि पूछ दे कि देवताल, देखो मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, अगर आपसे पूछ दे कि देवताल कहाँ है, आपकी उत्तराखंड में है। अगर आपसे खुरपाताल पूछ ले, खुरपाताल, ठीक है, हाँ खुरपाताल है उसका नाम, खुरपाताल, तो ये अगर खुरपाताल पूछ ले आपसे तो आप कहाँ बताएंगे, उत्तराखंड में बताएंगे। अगर आपसे चलो मैं पूछता हूँ कि नागिन झील कहाँ है, मैंने नागिन और शेषनाग आपको उस दिन बताया था, तो आपकी जो नागिन झील है वो कहाँ पर है। अगर आप क्लास को कंटिन्यू सभी देखो, जितने भी दोस्त अगर आप चैनल पे आए हैं तो विजिट करिएगा, और आपको वो सारा पढ़ने को मिलेगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नागिन और ये शेषनाग जितने भी हैं आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। आप क्लास को देखिएगा, हर जगह मैंने एक एक स्टेट से उठा के जितनी भी झीलें हैं पूरी करवाई हैं, इसीलिए कि आपको पता है। और देखो महाराष्ट्र, चलो मैं एक आपको बता देता हूँ, याद रखना, आपकी हो जाएगी लोनार जो है आपकी है ये महाराष्ट्र में है, ज़्यादातर ये पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पे जो आपकी कैलोरी झील है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसका आप तुरंत याद रखना कि ये आपकी कावेरी नदी पर है। कहाँ है दोस्त, कावेरी नदी पर है। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, बताओ कितनी है, क्या 90 मीटर है ना, बताइएगा 90 मीटर है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपसे ज़्यादातर धुआंधार भी पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात जो आपका किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, नर्मदा पर है। जो आपका धुआंधार है वो कहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। धुआंधार जो आपका जलप्रपात नर्मदा नदी पर। और गंगा नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई तो मैं आपको रोज़ ही बता देता हूँ, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 याद रखना, 25 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो जिस क्वेश्चन पे समय देना होगा उचित होगा उस पर दिया जाएगा, और जो अगर आपको पता है तो तुरंत करते हुए निकल लो। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो नीति दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका
उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्त? उत्तराखंड में है। और देखो उत्तराखंड में आपको याद रखना है एक आपका माना दर्रा भी है, ठीक है क्या? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक आपका माना ये ना बना है, ठीक है, पेन नहीं है ना, तो उंगली से इस पे लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आपका जो माना दर्रा है ये कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। एक आपका लिपू लेक है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका लिपू लेक जो दर्रा है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना आपका उत्तराखंड में है। सिक्किम में बताओ कौन सा दर्रा है, ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ। और इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, बेशक आप गूगल पे चेक करके टाइप करेंगे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? आप मुझे ज़रूर बताएंगे। देखो औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हाकिम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अरस्तु जो था, अरस्तु किसके गुरु थे? तो ये थे सिकंदर के गुरु। किसके? सिकंदर के गुरु थे। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त के गुरु थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। और चाणक्य जी की अर्थशास्त्र को भी याद रखना जो कि राजनीति पे संबंधित थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आप याद रखना, क्योंकि इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अरस्तु सिकंदर का गुरु हो जाएगा, और मीर मोहम्मद हाकिम जो हैं औरंगजेब के गुरु हो जाएंगे। और देखो औरंगजेब का एक नाम याद रखना जो कि आपसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए, जिंदा पीर, ठीक है, कि जिंदा पीर किसका नाम है? तो आप क्या बताएंगे? ये जिंदा पीर। तो ये आप औरंगजेब का याद रखेंगे। और देखो औरंगजेब से मैं आपको बताऊं ये क्या मुग़ल शासक था ना, तो देखो मुग़ल शासक में पहले कौन आया था? पहले बाबर आया था, ठीक है, और बाबर के बाद कौन? हुमायूं था, और हुमायूं के बाद कौन था? अकबर था, अकबर के बाद कौन था? जहांगीर था, जहांगीर के बाद कौन था? शाहजहाँ था, और शाहजहाँ के बाद कौन था? औरंगजेब था। ऐसा ही था ना? यही बताओ, बिल्कुल क्रम ऐसा ही था ना? मैंने इसे देखो कैसे याद करा था, BHA, ठीक है, भा, और JSA, ठीक है, जसा, मतलब कि वह जैसा, ऐसे याद रखना, या फिर ऐसे ही याद रखना जैसे कि मैंने इसे रखा कि BHA JSA, ठीक है। ये आपका मुगल वंश के जो हैं आप याद रखना, आगे से अगर पूछता भी है तो आप बता देंगे तुरंत से। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? देखो इसमें ये क्वेश्चन हार्ड है, SI वाले भैया, ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपके पेपर से लिया है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा चुका है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए जहांआरा। क्योंकि देखो अगर आप शाहजहाँ लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं जहांआरा ने कराया था। ये शाहजहाँ की कौन थी भाई? ये शाहजहाँ की पुत्री थी, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो दिया जाता है बहलोल लोदी को, जो कि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सॉरी। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये सिकंदर लोदी है इससे भी याद रखना कि इसने आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। इसने क्या किया था? आगरा की स्थापना की थी, याद रखना। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये भाई सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का, जो कि किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आमिर खुसरो, तो आमिर खुसरो का, इसे पता, इसे भारत का तोता भी बोला जाता था, याद रखना, भारत का तोता भी बोला जाता था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो आमिर खुसरो का जो जन्म है ये दोस्त इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में। इटावा कहाँ पड़ता है बताओ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, तो फटाफट बताइए। और देखो महू में किसका हुआ था? तो महू में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महू। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। और देखो सिवान में किसका हुआ था बताओ? सिवान में किसका जन्म हुआ था? तो सिवान में किसका हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कामयानी किसकी रचना है? कामयानी जो है किसकी रचना है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप एसआई में है तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जो हैं इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? इनका जन्म जो हुआ था, देखो नोट कर लो मेरे भाई, इनका जन्म 1890 में हुआ था। 1890 में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर?
वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे, बनारस में। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो क्या यहाँ दिया गया है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो इसका आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि किस आभूषण के नाम से जाना जाता है श्रीनगर के। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डल झील हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो एक प्रश्न आपसे और पूछ दिया जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। देखो ये मुझे ना, मैंने ये एसएससी जीडी के लिए पढ़ा था सब, और मैं आपको बताऊँ जो याद आ जाता है, हो सकता है कि पेपर में छाप दिया जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि इसकी सम्राट अशोक ने स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बताना आपको। तो इनमें से आपको अगर बताना पड़ेगा तो आप क्या बताएंगे? कैलाश मंदिर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। और ये देखो ये कहाँ पर, कौन सी गुफाओं में पाया जाता है, तो याद रखना एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा ही वालों भैया आप जरूर देख लेना कि जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर अगर पूछेगा, कैलाश मंदिर बताना है, लेकिन पाया कहाँ है, तो यह एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे किस राज्य में है? तो तुरंत बताएंगे हमारे उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानियाँ जरूर याद करके जाना, क्योंकि एक ना एक पूछा जरूर जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि वो हैं हमारी आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला जो देश है वो है भारत। और पेपर में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि ऐसे हमें ऑप्शन मिल रहे होते हैं जो कि हमारा बहुत आसान होते हैं, फिर एकदम से पूछ दिया जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, और आपसे पूछ दिया गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए स्ट्राम्बोली, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब। और देखो सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो आपकी है वो हो जाएगी कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगी? कोटोपैक्सी हो जाएगी। और देखो एंजिल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जलप्रपात और देखो ज्वालामुखी, ये दोनों याद रखना। और देखो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आप स्ट्राम्बोली याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखो आईपीएल चल रहा है दोस्त, आपका पेपर जब होगा उससे पहले तो आईपीएल तो अब फाइनल होने वाला है। किसने किसने देखा था सीएसके और आरसीबी का अभी जो मैच हुआ था लास्ट, ये किसने देखा था बताओ? तो इसमें देखा था ना कि आरसीबी ने लास्ट टाइम तक कोई भी कोशिश नहीं, कोई भी कसर नहीं छोड़ी और मैच को जीत लिया। तो इसी तरीके से हमें लग रहा होगा कि हम हार जाएंगे, उसके बाद भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, और जीत हमारी 100% हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना। और देखो ये मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पहला खिलाड़ी है वो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मनीष पांडे। कौन? मनीष पांडे। कब मारा था भाई? तो आप क्या बताएंगे? 2009 में। कब? 2009 में। तो ये भी आप याद रखना, पहला शतक। और देखो आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? तो वो भी याद रखना, 2008 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और ये कौन सी टीम से था? तो भाई ये मेरी फेवरेट टीम आरसीबी से था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 2009 में आरसीबी में मनीष पांडे ने मारा था। तो और देखो यहाँ पे मैकुलम मुझे दिख गए, तो मैकुलम ये कौन थे? ये पहले शतक मारने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं। मतलब पहला शतक जो है वो मैकुलम ने मारा था, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाएगा, भारतीय खिलाड़ी, तो मनीष पांडे ने पहला शतक मारा है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ भारत के किस राज्य ने साझेदारी की? तो देखो ये मैं आपको बता दूं, कल से जो क्लास होगी उसमें करंट अफेयर के भी 5 से 6 क्वेश्चन मैं ऐड कर लिया करूँगा, क्योंकि मैं आपके करंट अफेयर की क्लास पढ़ने लगा हूँ। ठीक है, मैं भी चैनल पे जाके पढ़ता हूँ, जहाँ भी जो क्लास मुझे अच्छी लगती है मैं वहाँ घुस जाता हूँ, क्योंकि शिक्षा कहीं भी बट रही हो बस उसे तुरंत ग्रहण करो, क्योंकि ये शिक्षा आपको मजबूत बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो डेनमार्क ने भारत के किस राज्य से साझेदारी की है एथेनॉल उत्पादन के लिए? तो यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे कि भैया वो भी उत्तर प्रदेश है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आप
सही जवाब कर देंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? मोंटेवीडियो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, मोंटेवीडियो। और ये कहाँ पर कब हुआ था? 1930 में हुआ था ना भाई? कब हुआ था बताओ? 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें कौन? उरुग्वे जीता था ना, उरुग्वे जीता था। हाँ ठीक है। और देखो, आपका जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो एथेंस में हुई थी, ये भी याद रखना। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1896 में, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें भारत ने कब हिस्सा लिया था बताओ? ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? क्या 1920 में किया था? बताइएगा कब किया था? 1920 में। देखो, ये प्रश्न बन सकते हैं मेरे भाई, और ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए? देखो, ये प्रश्न मैंने बोला था ना कि जैसा ही क्लास को आप देखेंगे कि क्लास जितना आगे जाती जाएगी उतने ज़्यादा प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका इसका सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो पंचायती राज के लिए हुआ था। किसके लिए? पंचायती राज, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो, ये कब हुआ था आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 1957 होना चाहिए। क्या? 1957 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में स्टार्ट हुई थी, जो कि कृषि से संबंधित थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब अफ्रीका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार जरूर देख लेना। और ये मुझे पता है, ये मुझे पेपर जो ये प्रश्न है ये बच्चों ने ही, मतलब हमारे भाई बहनों ने ही हमें सेंड किया है, ठीक है। और वहाँ से मैंने देखा, हाँ ठीक है, ये उम्मीद मतलब सही है क्वेश्चन, और मैंने आपको आपके साथ में शेयर कर दिया। देखो, यहाँ पे दिया है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस पर डबल हैशटैग बना रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसे नोट कर लेना, ये प्रश्न आपको एक बार पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, आपसे जो पूछा गया है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे केशव दास। केशव दास, ऑप्शन ए। और देखो, मैं आपको बताऊं, मुंशी प्रेमचंद जी का लास्ट उपन्यास कौन सा था? उस दिन मैंने आपको गोदान, गबन और ये सब बताए थे ना, तो मैंने क्या बताया था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई चैनल को, और बेल आइकन को दबा लो। जितनी भी क्लासें आएंगी आपको मिलती रहेंगी, और साथ में जो क्लासें अपलोड हैं ऑलरेडी आपके आरपीएफ के लिए, उनको एक बार सभी को आप रिवीजन कर लो, देख लो और नोट कर लो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए पेपर में रामबाण साबित होंगे। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप क्या बताएंगे? 1992 में हुई। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो याद रखना, 1990 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उसके तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी, जो महिला दिवस पूछा जाता है, तो वो आप क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पूछा, आप कब बताएंगे? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। देखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद रखें। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है वो मैंने आपको बता दी 1992 में हुई थी। और देखो, यहाँ पे दिया गया है संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, कब हुआ था? देखो, यहाँ पे लागू होना और प्रारूप पूरा होना अलग अलग बात है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब 26 नवंबर 1949 होना चाहिए। कितने लोगों का ईमानदारी से बताना कि गलत हुआ है? कितने लोगों का ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया ये प्रश्न हमसे गलत हो गया है। और देखो, लागू कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन इसे बनाने में कितना समय लगा था? तो आप क्या बताएंगे? बताओ। तो देखो, याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें मैं देखो डबल हैशटैग इसीलिए बना रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप दोस्त नोट करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना, लावा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, लावा। लेकिन हो सकता है कि आपको पेपर में अगर मैग्मा भी मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, मैग्मा, तो आप घबराना मत, लगा देना, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप तुरंत बताएंगे भैया चित्रकूट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पे, बस क्या है आप लोग साथ रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ भगवती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन इस टाइम मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, किसी भी टाइम आप सुन रहे हो, आपका इस बार वर्दी मिलना 100% तय है। बस आप भी अपने भाई को यार सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने एक बार भी शेयर कर दिया ना दोस्त, मैं आपको एक समोसा खिलाऊंगा, गारंटी का, ठीक है, एक समोसा खिलाऊंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, महालोनोविस मॉडल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और प्रथम जो थी वो किस पे आधारित थी, द्वितीय तो यहाँ पे आपने बता दिया, लेकिन प्रथम किस पे थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रथम आपके लिए कौन सी सही होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये साइंस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया मत लगा देना भाई, इसे ऊर्जा का भंडार है ये, ठीक है। तो ये ऐसे आप याद रखें। और सबसे बड़ी जो एक आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है ना। और सबसे बड़ा अंग जो आपका है वो क्या है, त्वचा है। तो ये देखो याद रखना, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। सबसे बड़ी आपकी हड्डी फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी जो आपकी है वो स्टेपिस हो जाएगी, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल 6 होती हैं। तो देखो ये आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न हैं। टोटल शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में कितनी होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार उसकी हार्ट बीट जो धड़कन है चलती है। बच्चे की जो नवजात शिशु होता है उसकी 140 बार चलती है। तो ये देखो याद रखना, जो आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है 120 से 80, ठीक है, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। तो ये भी देखो याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, इनमें से आपको बताना है। तो पोलियो रोग में आपका जो शरीर का भाग है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये देखो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन्हें आप नोट कर लेना और एक बार रिपीट भी कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, फटाफट बताइएगा। तो जो पहले अध्यक्ष थे वो याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। क्योंकि ये देखो ये आपके पहले उपराष्ट्रपति भी थे, पहले आपके उपराष्ट्रपति जी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये लगातार 2 बार रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले आपके राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था। देखो वेनिस जो है उस दिन मैंने क्या बताया था, वो नहीं सॉरी, मैंने उस दिन वियना बताया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बताया था, ऐसा ही था ना। देखो मुझे याद आ गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा थी। तो ये देखो ये दोनों याद रखना, नहीं तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में धोखा मत खा जाना, ठीक है। और देखो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन आया था, तो ये आप बताएंगे मार्को पोलो आया था। कौन, मार्को पोलो, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो आपका वास्को डिगामा जो है ये कौन था, ये पुर्तगाली था। ये कब आया था, तो ये आया था 1498 में आया था भारत। और ये कहाँ पर उतरा था, तो ये कालीकट में उतरा था, ये भी आपको पता होगा। और देखो इसने यहाँ पे जो पहली फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, वो कब, जिसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बोला जाता था ना, तो कब 1503 में स्थापित हुई थी। और दूसरी जो थी वो 1505 में स्थापित हुई थी। तो देखो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और मैगस्थनीज कौन था, तो ये आप देखो कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कौन सा यात्री था, और या फिर ये किसका दूत था, और ये कहाँ का था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो ये तो सभी को पता है, सुपीरियर झील, तुरंत बता दोगे। और देखो आपकी जो बुलर है ये कहाँ पर, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपकी भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और देखो आपकी जो चिल्का है ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है, ये खारे पानी की झील है, तो ये भी देखो तुरंत बता दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाँ, हम यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना संलयन अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर हमसे परमाणु बम पूछा जाएगा तो परमाणु बम जो है ये विखंडन अभिक्रिया होती है, ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे बता दूँ कि संलयन अभिक्रिया पर आपका सूर्य भी काम करता है, सूर्य भी काम करता है। और देखो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य में सर्वाधिक जो गैस है आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 72%, ठीक है। कितना 71 था ना, अरे सॉरी भाई 71% है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 72% ही होगा, ठीक है। 71% क्या था, देखो मैंने उस दिन पढ़ा था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। 78% जो है ये तो आपकी नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। और 71% क्या था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा आपको। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई थी। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो किस क्रांति से ली गई थी। तो याद रखना ये भाई मेरे, रूसी क्रांति से ली गई थी। 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी, ये तो आप पता ही रखेंगे। और देखो 1857 की क्रांति से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप सभी को कन्फर्म और बढ़िया से तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो परिवार दिवस कब मनाया जाता है, मैंने उस दिन पढ़ रहा था, शायद 15 मई बताया था सर ने, कितना बताया था ना, 15 मई बताया था परिवार दिवस, हाँ 15 मई। और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को। और ये कब से, 1993 से मनाना स्टार्ट हुआ। कब से, 1993 से मनाना स्टार्ट हुआ। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी थी, तो इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दोस्त कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। तो कभी भी अगर, देखो मुझे एक भाई ने उस दिन मैसेज किया था, अभी आपके 7 क्वेश्चन रह रहे हैं, बस 1 मिनट आपका समय लूँगा, तब तक आप क्लास को लाइक शेयर कर दो और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मैं आपको बताऊँ, भाई ने मुझे बोला था कि भाई मैं आर्मी के NA की मेरिट से बाहर हो गया हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आर्मी की GD से 5 बार बाहर हुआ हूँ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं आपको बता दूँ दुख होता है, लेकिन दुख होने में जितना समय बर्बाद करोगे ना, उस समय को यार आगे हमें क्या करना है उस पे लगा दो, ठीक है। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने आज पर खर्च कर दो, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, अपने आज पे खर्च कर दो। सही बता रहा हूँ दोस्त, फ्यूचर आपका गोल्डन होगा। और मैंने जैसा कि आपको अभी 2 लाइन मैंने बताई थी, और मैंने उस दिन भी कहा था कि ना रौब के लिए, ना रुतबा के लिए, ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। तो ये बात सही है। मैं अब कितना भी सफल इंसान हो जाऊँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे अभी डैडी पिछले मतलब 2023 में 5 फरवरी को एक्सपायर हो गए थे। मैं ये दुनिया भी जीत लूँ लेकिन मेरे लिए बेकार है, सच बता रहा हूँ। कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्त समय है, अभी आपके पास सब कुछ है, अपना पूरा एफर्ट लगा दो और वो डैडी और अपने मम्मा के चेहरे पे वो खुशी को देख लो यार, ठीक है। आपके पास समय है, मेरा चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि यार आप कर लो इसको। देखो यहाँ पे दिया गया कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है
कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार आपके लिए जानना कि ये हो जाएगा वाइकिंग 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये ना किसने छोड़ा था, तो ये छोड़ा था नासा ने। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है बताओ, अमेरिका की है ना, तो ये आप याद रखना। देखो ये लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये हमारे किस में थे, ये हमारे मंगल मिशन में थे ना। कौन से मंगल मिशन में शामिल थे, देखो ये कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है यार। आपसे पूछा जा सकता है कि ये रोवर या ये आपका रोवर और ये लैंडर कौन से मंगल मिशन से आपके संबंधित थे। 1 2 3 आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे, तो ये देखो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि आँख से निकलने वाले आंसू का पीएच मान क्या होता है। जो आँख से हमारे आंसू निकलता है ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो तुरंत बताना यार 7.4। और देखो उस दिन मैंने आपको नींबू का बताया था, कितना बताया था, 2 बताया था क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। उस दिन मैंने आपको 2.2 से लेके 8.4 तक बताया था जितने भी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, और ये हमारा राष्ट्रीय सांप भी है। आप किंग कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा बोल सकते हो या एनाकोंडा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किंग कोबरा ऑप्शन ए में दिया गया है, और ये हमारा राष्ट्रीय जो सांप है वो भी याद रखना। और देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट, कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे देखो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखो इसकी स्थापना तो याद रखना 1935 में हुई थी, ठीक है। स्थापना जो है ये आपकी स्थापना जो है ये आपकी 1935 में हुई थी। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो अगर पूछा जाएगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कौन सी मिट्टी है जो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे। जिसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। कपास का कलर कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है भाई, कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो ये काली मिट्टी में पैदा होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया रेगुर मिट्टी का जो नाम है वो काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपकी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। उस दिन मैंने बताया था कि मेरे गांव में जो पाल कास्ट के लोग हैं उनमें गोपाल भी रहता है, और गोपाल है उसी से मैंने याद कर रखा है कि ये जो गोपाल है ये पाल वंश का है, क्योंकि इसके नाम के पीछे भी ये पाल लगा होता है ना, तो याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। देखो इतिहास से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आज की क्लास में हमारे प्रश्न हो चुके हैं, और दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें आपको करंट अफेयर के भी आप एक मिनट करंट अफेयर के भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन डेली मिला करेंगे, ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिएगा, और आपका जितना भी हो सकेगा मैं उतना आपको पेपर कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको। और साथ में आप क्या करेंगे, अपने भाई को यार एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार अब रातों की जो नींद है ना यार अधूरी रह जाती है। और किसी ने कहा कि जब आपकी जो नींद है वो जिस दिन अधूरी रह जाएगी ना, जब से अधूरी रहनी स्टार्ट हो जाए, समझ जाना कि उस दिन से आप सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी को मेरा दिल से जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।